गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास सिविक्स का सेकंड चैप्टर है, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी जो है आपको लगभग थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है, लेकिन अब हम उसके आगे के पार्ट्स को देखेंगे। जैसे हमने पिछले पार्ट में डिफाइन करने की कोशिश की थी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो उसमें हमने क्या एक डेफिनेशन देखी थी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, राइट। उसी के आधार पर अब जो हमारा पॉइंट 2 है, दैट इज सेकंड पार्ट, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपका 9th क्लास के हिसाब से और इस चैप्टर के हिसाब से इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसकी डेफिनेशन जो बहुत सिंपल है और इसकी डेफिनेशन के अंदर ही इसका आंसर आपको मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। और अब आप पूछोगे सर फीचर्स मतलब कैसे? फीचर्स यानी उसकी डेफिनेशन को ही डिफाइन करते हैं कैसे। जैसे अगर मैं कहता हूं कि रेन, तो अब मैं अगर रेन बोल रहा हूं तो आपके माइंड में आएगा कि रेन जो है वो मतलब जो बारिश टिप 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 बारिश हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूंगा ड्रिजलिंग, है ना, अगर रेन जो है वो अगर थोड़ी सी कम होती है, जो बूंदाबांदी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? ड्रिजलिंग। और अगर एकदम भयंकर, जैसे ज्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल में क्लाउड ब्रस्ट होता है, यानी कि बरसात धड़ाधड़ लगातार 5-6 दिन तक आई रही है, तो उसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी के फीचर्स को जान के फिर हम किसी भी तरीके की गवर्नमेंट के बारे में जब हम सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या ये एक्शन उन्होंने डेमोक्रेटिकली लिया है कि इट इज अ समथिंग अदर टाइप ऑफ थिंग। तो इस चीज को समझने के लिए आपको इसके डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब इसी में इसके फीचर्स को मैं आपको बताता हूँ। कुछ मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं। द रूलर्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द रूलर्स। ये कैसे है वो अभी हम देखेंगे। फिर है इलेक्टेड, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है वहां पे, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है कि नहीं है। फिर थर्ड है द पीपल, जो वहां के पीपल है जिनको राइट टू वोट मिला है वो किस आधार पे मिला है, क्या सबको मिला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, या कुछ और तरीका अपना है। अगर सबको बराबर का अधिकार मिला है तो वो डेमोक्रेसी है, और नहीं मिला है तो नहीं है। इस चीज को हम थोड़ा सा स्टोरीज के तहत समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप देखेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है जो भी फॉर्म हो रही है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के अंदर, अगर वो जीतने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके अपने आप को जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव बना, जो मुशर्रफ है, जब अभी आप देखेंगे तो उसके बाद वो अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया। यानी कि जीतने के बाद भी क्या हम ह्यूमन राइट्स की जो गवर्नमेंट बन रही है, जो ह्यूमन को राइट मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे हमारे यहाँ पे, क्या वो उनका रिगार्ड कर रहा है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हुई है उसके तहत रह के वो काम कर रहे हैं? इन चीजों को हम कुछ स्टोरीज के तहत समझेंगे प्यारे बच्चों। इसमें आप जो बेसिकली देखेंगे 7 नई कंट्रीज के बारे में, आपको उनकी लोकेशन, उनकी कैपिटल के बारे में आपको पता चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी भी कोई चीज हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं तो उसको ये सोच के मत पढ़ो कि हमें लिखना है। आप ये सोच के पढ़ो कि यार पाकिस्तान में अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ, चाइना में ऐसे होता है। तो एक हमें उनकी नॉलेज मिल रही है, तो उसको अपने अंदर आप रिटेन करें, डिस्कस करें विद योर पेरेंट्स। अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो अपने पेरेंट्स के साथ आप इसको डिस्कस करें, तो ये आपकी एक बेस बनाएगा। क्योंकि सिविक्स इज टोटली ऑन अंडरस्टैंडिंग, ज्योग्राफी ऑल्सो ऑन अंडरस्टैंडिंग। हिस्ट्री में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ता है, तो उसके लिए हम ट्रिक्स को अपनाते हैं। तो जो पहला पॉइंट है द रूलर्स, यहाँ पे हम देखेंगे पाकिस्तान के तहत समझने की कोशिश करेंगे कि जो रूलर्स हैं यहाँ पे उसको क्या कहना चाहते हैं। कि जो रूलर जो जीत के आए, यानी कि हमने जो रिप्रेजेंटेटिव को जिसको हमने चुना है, क्या उसी के पास पावर है या पावर जो है किसी और के पास है? क्योंकि जिसको हम चुन रहे हैं अगर उसी के पास पावर है तो दैट इज डेमोक्रेसी, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। इसको हम समझने के लिए हम दोबारा से चलते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, तभी मैंने उसके ऊपर टाइम लगाया था कि अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान की लोकेशन आप सबको पता होगी प्यारे बच्चों, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ इंडिया के बिल्कुल साथ में है, सभी बच्चों को पता होगा दैट दिस इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान, जो पहले भारत का ही हिस्सा था। इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। इस्लाम यानी जो मुस्लिम धर्म है, इस्लामाबाद। तो यहाँ पर अक्टूबर 1999 में जो अक्टूबर 9 मिलिट्री कूप हुआ, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिलिट्री कूप। तो यानी जो जनरल यानी आर्मी में एक 4 स्टार रैंक थे, वो अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मिलिट्री कूप किया और एक डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी प्यारे बच्चों, उसको उन्हें मिलिट्री कूप के तहत ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है, और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया।
अब चीफ एग्जीक्यूटिव को आप समझें कि इसका मतलब क्या होता है। आपको पता है हमारी जो इंडियन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या है, एक तो जुडिशरी है जो इंडिपेंडेंट है हमारे यहाँ पर, लेजिस्लेटिव है जहाँ पर कानून बनते हैं, और एक एग्जीक्यूटिव है जो कानून को लागू कराता है। यानी कि रियल पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी पूरी कैबिनेट होती है, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और उन्हीं को बोला जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एग्जीक्यूट कराती है, तो इसलिए इसने अपना क्या नाम रखा, टाइटल क्या रखा, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो आई होप यू विल एबल टू लर्न दिस डेजिग्नेशन, है ना। तो चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद यानी 99 में उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कर लिया। तो 2002 में लगभग 3 साल के बाद उनने अपने जो पोजीशन है उसको मतलब 2002 में ही आप माने, वैसे 2001 के एंडिंग में उसने अपने आप को प्रेसिडेंट की उपाधि दे दी। यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव से उसने अपना टाइटल क्या चेंज कर लिया, प्रेसिडेंट। और साथ में उसने 2002 में ही रेफरेंडम कराया, एक रेफरेंडम उन्होंने कराया। और रेफरेंडम, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेफरेंडम। रेफरेंडम के क्यों कराया उन्होंने, ताकि जो उनकी गवर्नमेंट जो भी उन्होंने एस्टेब्लिश किए जिस भी तरीके से, उसको एक लेजिटिमेसी मिल जाए, यानी कि उसको वैधानिकता मिल जाए, यानी कि लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो इसलिए एक रेफरेंडम कराया। अब रेफरेंडम में वो जीत भी गए, 5 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंशन किया, यानी 2007 तक। जब वो जीत गए तो जीतने के बाद उनकी जो ये रेफरेंडम हुआ था उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस उठे। मतलब वहां की मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो एक्टिविस्ट थे डेमोक्रेसी को लेकर, उन्होंने काफी कि भाई ये जो है मतलब गलत तरीके से ही जीता है। लेकिन अब रिजल्ट आ गया तो वो अगले मतलब 2007 तक ही वॉज द प्रेसिडेंट। तो जब वो प्रेसिडेंट बना उसके बाद अगस्त 2002 में ही उसने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था इसके तहत उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो डेमोक्रेसी की जान है उसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके आया। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके आने के बाद उसने अपने पास ये पावर रखी कि जो भी नेशनल गवर्नमेंट है, यानी कि जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनी हुई है, चुनी हुई या जो बनेगी, और जो लोकल लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोला जाता है, उनको प्रेसिडेंट जब चाहे उनको नल एंड वाइड कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि रियल पावर किसके पास आ गई, लोग उनको इलेक्शन में जिता रहे हैं कि भाई वो उनके लिए काम करेंगे, लेकिन रियल पावर उनके पास नहीं है। लीगल फ्रेमवर्क जो ऑर्डर उन्होंने पास किया उसके तहत पावर सारी प्रेसिडेंट के पास आ गई। लेकिन उसके बाद जो भी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान में इलेक्शन तो हुए, तो क्या वो पावर जो लोग जिनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे थे, क्या पावर उनके पास है? नहीं, क्योंकि वो कोई भी अगर ऐसा डिसीजन लेंगे जो प्रेसिडेंट को पसंद नहीं होगा तो वो उनको नल एंड वाइड कर देंगे। तो ये पहला फीचर, जो रूलर्स हैं उनके पास, जो इलेक्टेड हैं उनके पास रियल पावर होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है आपने पाकिस्तान की स्टोरी के तहत समझा कि यहाँ पे रूलर्स जिनको हम चुन रहे हैं उनके पास पावर नहीं है, बल्कि पावर प्रेसिडेंट के पास है या मिलिट्री के पास है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है फर्स्ट। सेकंड जब आप समझेंगे इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, राइट। तो जैसा हमारे इंडिया में, आप इंडिया से इसको कोरिलेट करेंगे, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें आपको ऐसी भी लगेंगी कि सर यहाँ पे भी तो लिकर बढ़ता है, शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, कुछ माल प्रैक्टिसेस हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमिश्नर है, और हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है जो उसको कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस लगाती है ना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। तो आप जब देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो यहाँ पे आप 2 कंट्रीज के बारे में देखेंगे। वन इज चाइना। चाइना आप सबको पता है कहाँ पर है, बहुत फास्ट तरीके से मतलब इसने अपने आप को ग्रोथ किया है ना, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पे। और दूसरा आप इसी में पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर में अबाउट मैक्सिको। आपको पता है दिस इज नॉर्दर्न अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, कनाडा, एंड दिस इज यूएसए, एंड दिस इज मैक्सिको। आप देखेंगे कि 3 ही कंट्री है जो बड़ी बड़ी है, सबसे बड़ी, फिर छोटी। ठीक है, ये यहाँ तक। तो मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। बहुत आसान है, मैक्सिको सिटी, चाइना की बीजिंग। तो अब हम देखते हैं चाइना में क्या होता है। चाइना में जो होता है प्यारे बच्चों, वहां पे जो वहां की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। मतलब जैसे आप देखते होंगे कि इंडिया में भी कांग्रेस है, अमेरिका में भी कांग्रेस है, चाइना में भी कांग्रेस है। तो कांग्रेस का मतलब क्या है, तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। तो नेशनल पीपल्स जो कांग्रेस है आपकी, ये जो पार्लियामेंट है, आपकी बुक में इसका चाइनीज में भी नाम दिया गया है। अगर आप उसको याद कर लेंगे तो दैट इज वेल एंड गुड, बट मुझे लगता है कि अभी के लिए आप, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा दिमाग में रखें, अगर कुछ ऐसा आता है तो वी कैन राइट इट डाउन। तो ये जो नेशनल पीपल्स जो कांग्रेस है, इसके पास पावर होती है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की।
ठीक है, आपको समझ में आ गई यहाँ तक बात। यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको भी इलेक्शन लड़ना है, कंडीशन देखें आप चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी कंडीशन ये है, या जो हमारी वहां की चाइनीज नेशनल कांग्रेस है उसकी कंडीशन क्या है कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा वो इस पॉलिटिकल पार्टी से उसको अप्रूवल मिलेगा तब वो इलेक्शन लड़ सकता है। और तो कोई पार्टी है ही नहीं, यानी कि एक ही पार्टी है, और उसमें भी जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, यानी कि अगर मैं कुछ देश में बदलाव लाना चाहता हूँ और मैं उस पार्टी से ना सम्मिलित होकर या उसमें ना अपना पार्टिसिपेशन करके अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता हूँ। तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? नहीं। तो जैसे अब थोड़ा सा और जो आपकी बुक में है कुछ स्किप नहीं होनी चाहिए, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है और इनके जब हम मेंबरों को करते हैं तो नियर अबाउट 800 मेंबर्स हैं। ऐसी चाइना में जो टोटल मेंबर्स हैं, जो उस पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, वहां पे 3000 मेंबर्स हैं। उसमें से कुछ जो है वो मिलिट्री के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, 3000 इट्स अ बिग, तो कंट्री का साइज भी काफी बड़ा है और वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ अपनी चीजों का। तो 3000 यहाँ पे मेंबर्स हैं। तो यानी कि आप एक चीज देखेंगे कि जो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनेगा तो वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बनेगा और दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे लोगों के पास चॉइस है? क्या यहाँ पे फ्री इलेक्शन है? क्या यहाँ पे अगर मैं बिना उस पार्टी के एफिलिएशन के साथ इलेक्शन लड़ना चाहूँ तो क्या मैं लड़ सकता हूँ? नो। तो दिस इज नॉट फ्री एंड फेयर, तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। इसी में आप दूसरा देखेंगे मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको की कैपिटल जैसा आपको पता है मैक्सिको सिटी, और ये 1930 में आजाद हुई थी प्यारे बच्चों, 1930 में। और 1930 में जब से ये आजाद हुई है, ये कभी भी ना तो मिलिट्री के अंडर में रही, यानी कि कोई मिलिट्री कूप नहीं हुआ, ना कभी डिक्टेटरशिप हुई। लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है PRI। 2000 साल तक, यानी सॉरी द ईयर 2000, जैसे 99 था वो, ये 2030 में आजाद हुए और 2000 तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी वहां पर मैक्सिमम जीतती आई कंटिन्यूसली, और उस पार्टी का नाम था PRI। जब आप प्यारे बच्चों PRI को अपनी बुक में देखेंगे तो उसकी जो फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल उल्टा है। PRI का यानी कि I फॉर इंस्टीट्यूशनल, R फॉर रेवोल्यूशनरी और P फॉर पार्टी, ठीक है। तो लेकिन इसको बोलते क्या है? PRI। तो इसका अपोजिट है, तो ये आपको ध्यान रखना है 1 मार्क की इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो ये जो है कभी भी मतलब हारी नहीं है पार्टी जो है। तो PRI पार्टी क्यों नहीं हारी? क्योंकि दे वर यूजिंग डर्टी ट्रिक्स। और वो डर्टी ट्रिक्स क्या है? जैसे मान लो इनकी सरकार है तो ये कह रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सबको पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, मतलब बाय फोर्स। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है भाई, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का तो कोई रोल ही नहीं होता है, बल्कि वो तो किसी पॉलिटिकल उसमें एफिलिएशन भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज अच्छी है, लेकिन वहां पे क्या है कि फोर्सफुली सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी ये। और उससे भी आप मतलब कितना खराब काम है ये देखें कि टीचर्स को वहां पे फोर्स किया जाता है कि आप पेरेंट्स को बूस्ट अप करें या उनको मनाएं, उनको मजबूर करें कि वो उन्हीं की पार्टी को यानी PRI को ही वोट डालें, ठीक है। तो वो एक बहुत ज्यादा पैसे भी लगाते हैं मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, और जो अपोजिशन पार्टी है उनको उनकी जो भी डेमोन्स्ट्रेशन होती है, जो भी उनकी मीटिंग्स होती है, उनको काफी हरासमेंट किया जाता है, यानी कि उनको उभरने नहीं दिया जाता। इसके अलावा कई बार वो ऐसा करते हैं कि जो पोलिंग बूथ है, जैसे इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग बूथ, अभी आप सबको पता है, मान लो जो KV कपूरथला है वो एक पोलिंग बूथ है मान लो, और उसको एकदम 5-10 मिनट पहले उसको शिफ्ट करके किसी और स्कूल में अगर वो शिफ्ट कर दिया जाए तो लोग एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मतलब इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स अपनाने के बाद मैक्सिको में जो PRI है वो लगभग साल 2000 तक वो कभी भी हारी नहीं। तो क्या इस टाइप की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो हमने 2 फीचर्स को देखा और 2 फीचर में हमने 3 कंट्रीज को इस बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश की, राइट। मेन तो आपको यही लिखना है, यही चीजें, ये मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि एक तो बुक स्किप नहीं होनी चाहिए और दूसरी चीज हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी एनहांस होनी चाहिए। तीसरा है द पीपल। प्यारे बच्चों, मैंने अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको कराया नहीं है 9th क्लास का भी, मैं उसकी नेक्स्ट जो होगा वो दैट विल बी दैट। और आप देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को इतना बढ़ा चढ़ाकर हर कंट्री क्यों पढ़ती है, हमको मतलब इतना डिटेल में उसके बारे में क्यों बताया, मतलब क्या जरूरत है उसकी। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, वहाँ के जो फिलोसफर्स हैं वहाँ पे दुनिया को ऐसी ऐसी चीजें दी हैं जो पूरी दुनिया में आज तक विद्यमान है। जैसे वहां पे जे रूसो है जिन्होंने किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी आप याद कर लेंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर में दैट विल बी इजी। और जे रूसो बेटा बहुत ही मतलब जबरदस्त चीज उन्होंने दी, और उन्होंने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा कि 1 पर्सन शुड हैव 1 वोट
एंड वन वोट इज शुड हैव वन वैल्यू, ठीक है, यानी कि एक पर्सन की एक वोट होनी चाहिए और उसकी एक वही वैल्यू होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए। तो क्या ये अगर ये चीज है किसी डेमोक्रेसी में तो हम उसको डेमोक्रेटिक कहेंगे, और अगर वो चीज नहीं है तो हम उसको डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे, राइट। तो ये हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के जे रूसो से हमें पता चला, जो हमारा तीसरा फीचर है पीपल। तो वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, सऊदी अरेबिया आपको पता है एशिया के वेस्टर्न साइड में ये एक बड़ी सी कंट्री है जिसकी कैपिटल है रियाद। क्या कैपिटल है? रियाद। तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, रियाद, याद को दोबारा से री करना, रियाद। रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। आपको ये पता भी होगा वैसे प्यारे बच्चों कि रियाद में या सऊदी अरेबिया में वहां पे वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं है, महिलाएं वोट नहीं डाल सकती हैं वहां पर। तो क्या हम सऊदी अरेबिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? क्योंकि वहां पे 1% इज इक्वल टू 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू नहीं है। ऐसे ही आप देखोगे प्यारे बच्चों, एक बाल्टिक सी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कंट्री है दैट इज इस्टोनिया। यहाँ पर 3 कंट्री हैं, इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। तीनों छोटी छोटी कंट्री है, और ये है पूरा यूएसएसआर। और यहाँ पे जो सी है दिस इज बाल्टिक सी, तो इनको बाल्टिक कंट्रीज भी बोला जाता है। तो अगर आपको कहीं पे पढ़ने को मिले बाल्टिक कंट्रीज तो आपके मन में आ जाना चाहिए एल, ई फॉर इस्टोनिया, एल फॉर लाटविया एंड एल फॉर लिथुआनिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस्टोनिया जो है उसकी कैपिटल है टालिन, है ना। हम जब साइकिल चलाते हैं तो मेरे माइंड में एकदम से मुझे कैसे याद होता है, तो हम जब वो जो उसमें टाली जिसको बोला जाता है, जब हम वो बजाते हैं तो इस्टोनिया टालिन, ठीक है। इस्टोनिया की कैपिटल क्या है? टालिन। अब जो इस्टोनिया, जैसे मैंने बताया कि वो रशिया के करीब है, तो रशिया जो है 1991 तक यूएसएसआर था, फिर उसके 15 टुकड़े हुए, तो उसमें से ये जो कंट्रियां हैं ये उनसे अलग हुई। तो हुआ क्या, जो यहाँ पे जो रशिया की जो माइनॉरिटीज हैं इस्टोनिया में, है ना, जो रशिया की जो माइनॉरिटीज हैं वहां पर, उनको राइट टू वोट मिलना बहुत मुश्किल है। उनको राइट टू वोट मतलब ना के बराबर मिलता है। तो क्या इस्टोनिया में को हम एक रियल डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? राइट, नहीं कह सकते। इसी तरीके से आप तीसरी एक कंट्री देखेंगे जो है फिजी। और फिजी कहाँ है प्यारे बच्चों? ये पूरा, अब फिजी की कैपिटल है सुआ। सुआ आपको पता है इंजेक्शन लगाते हैं बचपन में, तो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में उसको सुआ बोलता है। अरे सुआ लग गया मेरे को, है ना। तो सुआ इज द कैपिटल। आप देखेंगे फिजी इज हेयर, बहुत ही स्मॉल कंट्री है, दिस इज फिजी, राइट। ऑस्ट्रेलिया के इधर आप जब देखेंगे, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सी, फिजी की कैपिटल क्या है? सुआ। तो फिजी, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे इंडियंस हैं, और अभी पीछे लगभग 1 डिकेड बैक वहाँ के जो मतलब हेड ऑफ द कंट्री थे वो इंडिया से ही थे, राइट। तो जो फिजी है, यहाँ पर जो फिजी के इंडिजीनियस लोग हैं, यानी कि जो वहीं के लोग हैं, इंडिजीनियस का मतलब होता है जो वहाँ के नेटिव हैं, जो बाय बर्थ और उनके एंसेस्टर्स भी वहाँ रहते हैं, उनको बोलते हैं इंडिजीनियस। तो जो फिजी के इंडिजीनियस लोग हैं उनको तो राइट टू वोट मतलब जो है वो है, मतलब, और उनकी वैल्यू भी मतलब पूरी 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन जो इंडियन फिजियन है, जो यानी जो इंडिया से आके जो फिजी में गए हैं, उनको जो राइट टू वोट वाला जो अधिकार है उनका वो कम है एज कम्पेयर टू द इंडिजीनियस फिजियन, जो फिजी के लोग हैं। आप देखोगे इंडिजीनियस फिजी मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन। ये मैं आपको जो नोट्स हैं ये मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू आई विल सेंड यू। तो ये हमने देखा प्यारे बच्चों कि 3 कंट्रीज के तहत, एक हमने देखी एशिया की, फिर हमने देखी यूरोप की बाल्टिक कंट्रीज में से, और फिर हमने देखी फिजी दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो अब आप देखोगे प्यारे बच्चों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको कोशिश की थी बताने की कि ये यानी कि इलेक्शन जीतने के बाद क्या वो डिक्टेटर की तरफ तो नहीं जा रहा है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कर रहा है, क्या वो सिटीजन्स के राइट को रिगार्ड कर रहे हैं, तो हम उसको डेमोक्रेटिक कहेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हम चलेंगे अफ्रीका। अफ्रीका की किसी भी कंट्री के पास अभी तक हम गए नहीं थे। ये अफ्रीका है हमारा, और दिस इज मेडागास्कर। मेडागास्कर इस तरीके से, जैसे मान लो इंडिया और अफ्रीका के अगर हम साउथ देखें तो सेम है। तो यहाँ पे जैसे श्रीलंका है तो यहाँ पर क्या है? मेडागास्कर, और उसकी कैपिटल है अंतानानारिवो। ये मैं कभी आपको याद कराऊंगा। तो इसके जब आप बिल्कुल साइड में इधर आएंगे, जिम्बाब्वे, दिस इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। किसने हरा रंग डाला? हरारे, है ना, हरारे। हरारे तो अच्छा नाम है, मतलब कोई बाइक वगैरह हो, हरारे बाइक। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? दैट इज हरारे। यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे नाम का एक लीडर रहा। 1980 में यानी 1980 में ये कंट्री आजाद हुई, और तब से लेकर
1980 जब से आजादी तब से लेकर एक ही पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर भी रूल कर रही है, दैट इज जानु पीएफ। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। जैसे वहां पीआर आई है तो जिम्बाब्वे में क्या है, जानु पीएफ, ZANU-PF। तो मतलब अच्छा नाम है, इजीली याद हो जाएगा, जानू जानू, तो जानू पीएफ, राइट। तो यहाँ के जो लीडर है वो रॉबर्ट मुगाबे। तो ये काफी मतलब जो ये भी जब जीतते थे यहाँ पे अपने मतलब जब ये जीते उसके बाद, जीतने के बाद इन्होंने काफी चीजें चेंज कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया। और उसने क्या किया, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि जो प्रेसिडेंट की, जो मुगाबे की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसको तो कम करता गया वो। और साथ में अपनी सारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसने हटा दी, यानी कि मैं किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूं अगर कुछ गलत होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही कमजोर कर दिया। तो जब आप यहाँ देखोगे प्यारे बच्चों, प्रेसिडेंट मुगाबे इज अ पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, चेंज्ड कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। अब ये क्या करता था कि जैसे हमने देखा था जो पिछली पीआरआई के केस में, जब हमने देखा कि किस तरीके से मैक्सिको में ऑपोजिशन पार्टी को मतलब हराश किया जाता था, या मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल, अपने अंडर में कंट्रोल किया करके रखा हुआ था इसने। और आप देखेंगे कि जो भी प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे उनको मतलब अलाउ नहीं थे, देवर इलीगल, है ना। प्रेसिडेंट के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हो, यानी कि रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। टीवी एंड रेडियोज जो थे वो भी उन्हीं के अंडर कंट्रोल में थे। कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो इंडिपेंडेंट थे, बट जो भी जर्नलिस्ट उनके खिलाफ लिखता था तो उनको बहुत ज्यादा यातनाओं के साथ सहन करना पड़ता था। तो यानी कि उसने क्या किया, उसने लोगों मतलब जो ह्यूमन राइट्स थे वहां के उनको भी कम कर दिया, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कम कर दिया, प्रेसिडेंट की पावर बढ़ा दी और अपनी अकाउंटेबिलिटी कम कर दी, है ना। जिम्मेदारियां कम ली और पावर्स को बढ़ा दिया, यानी कि मतलब कुछ अगर गलत होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अदरवाइज आई एम द प्रेसिडेंट। तो क्या ये जो भी किया रॉबर्ट मुगाबे ने, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया? नहीं किया। तो जैसे इंडिया में आप देखते हो तो मान लो कोई भी गवर्नमेंट आती है वो एकदम से नहीं चेंज कर सकती है, उसको पहले स्टेप मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में मेजोरिटी चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को उसको अपनाना पड़ता है, तब जाके कहीं कोई एग्जीक्यूट कर पाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर वो चीज नहीं है, राइट। तो फिर हम चलते हैं अब आपकी बुक की तरफ। हमने क्या क्या किया, मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स, इसी 4 पॉइंट को इन्होंने कंट्रीज के तहत बताया। फिर हमने देखा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यहाँ पे हमने चाइना के बारे में, और नीचे से हम मेक्सिको के बारे में शुरू किया। फिर 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट एंड 1 वैल्यू, इसमें हमने देखा एस्टोनिया, सऊदी अरेबिया एंड फिजी के बारे में। फिर हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों अबाउट जिम्बाब्वे, रूल ऑफ लॉ, यानी जो लॉ बने हुए उनके हिसाब से रूल हो रहा है, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो जब हम ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपको पता चल रहा है कि जो मुगाबे है उसने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, है ना। तो यानी कि उसने अपनी पावर्स को बढ़ाया, तो इसको भी हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। अब मैं बुक से पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, द देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी जैसे हमारे इंडिया में भी है, अगर अभी इस समय जैसे कांग्रेस पावर में नहीं है तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उनके पास पावर्स होनी चाहिए, राइट, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। This requires that the state should respect some basic rights of the citizen. They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form association, to protest, यानी कि protest आपको पता है demonstration यानी किसी चीज का protest करना खिलाफ, and take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of laws. यानी कि सब बराबर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट का लिए कुछ और रूल चलेगा और बाकी जनता के लिए। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट के लिए भी वही रूल है जो एक कॉमन पीपल के लिए। तो इसका मतलब हम डेमोक्रेसी में जो कॉमन बिफोर लॉ है उसको भी हम फॉलो करते हैं। फिर आप देखेंगे जुडिशरी हुज ऑर्डर आर ओबेड बाय एवरीवन, यानी कि हमारे इंडिया में भी जैसे आप देखते हो जो जुडिशरी नहीं, जो यानी कि कोर्ट ने अगर कह दिया तो वो फिर फाइनल होगा, उसको फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी फिर हम लास्ट में देखते हैं समरी ऑफ, इस डेफिनेशन की हम समरी को देख रहे हैं। तो इसकी समरी को हमें शायद देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने समरी से ही इसको आपको समझाने की कोशिश की है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको इस टॉपिक के तहत जो मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है द नेम ऑफ द कंट्री, देयर कैपिटल एंड फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट दे आर।
ठीक है। तो इनकी कैपिटल्स आई लर्न और आई मे आस्क यू थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। फिर भी कोई आपको डाउट हो प्यारे बच्चों तो आप मुझे ऑलवेज यू कैन कनेक्ट विद मी। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।